आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं सेल ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस, उसके साथ साथ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इन टर्म ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है जैक बोर्ड के लिए। आई होप कि इससे पहले जितने भी वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब कुछ समझे होंगे, क्योंकि ये जो वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा अपने आप में अलग है, सेपरेट है पिछला वीडियो की तुलना में। पिछला वीडियो हम लोग कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस पढ़े थे, जिसको इस टॉपिक से कोई लेना देना है नहीं। यानी ये अपने आप में बिल्कुल अलग टॉपिक्स है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग देखे होंगे कि जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मान लिया जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है जिसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस की वजह से ही वो काम करता है, और उस रेसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग बैटरी यूज करते हैं, प्लस माइनस, ये हमारा मान लिया जाए माइनस और ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है। इस दोनों के बीच का पोटेंशियल भी है। जैसे ही हम ये बैटरी लगाते हैं तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से फ्लो करता है, और जो करंट है जो कंडक्टर का बना हुआ है वो करंट के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। ये पर यूनिट एरिया में जितना क्रॉस करता है, एक सेकेंड में जितना क्रॉस करता है उसी को हम लोग करंट कहते हैं। ये सारी बेसिक बातें हम लोग सीख चुके हैं। आज हमको ये पता करना है कि ये बैटरी कैसे काम करता है। इतने दिन तक तो हम लोग कंडक्टर और करंट के बारे में समझ रहे थे, आज हम लोग बैटरी के एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी बैटरी में कई सारे सेल होते हैं, कई सारे सेल्स को मिलाने के बाद जो डिवाइस बनता है उसी को हम लोग बैटरी के फॉर्म में समझते हैं। देखो यहाँ ये बैटरी का अमूमन फिगर होता है जिसमें हम लोग दो पोल्स को दिखाते हैं, एक है प्लस में और एक माइनस में दिखाते हैं, ठीक है। इसी को अलग अलग जाके सर्किट से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो जो बैटरी जो सेल काम करता है वो ध्यान रखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हम यहाँ नोट कर रहे हैं। पहला तो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स, यानी जितने भी सर्किट होते हैं और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस सभी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम सेल करता है। दूसरी बात कि सेल जो है वो वर्क्स टू गिव एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन एंड रोटेशन इन द सर्किट। मतलब क्या करता है कि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है और वो एनर्जी लेकर फिर ये रोटेट करता है। इसमें आगे जाकर हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल के ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आता है, फिर फाइनली बैटरी के अंदर ये प्लस से माइनस की ओर जाता है। यानी इस बैटरी के अंदर की जो एक्टिविटी होगी, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है उससे चार्ज को लेकर, एनर्जी को लेकर फिर ये नेगेटिव टर्मिनल से ये रोटेट करता है। यानी एक तरह का रोटेशन का वर्क जो है वो हमारा बैटरी करने का काम करता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला तो हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू ऑल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है वो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो निकल के आ रहा है, सेल वर्क्स टू गिव एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक एंड रोटेटिंग इन द सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी देता है और वो उसको रोटेट करने में भी हेल्प करता है। दूसरा हम लोग तीसरा पॉइंट समझ सकते हैं कि सेल जो है मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स या चार्ज जो है वो या इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट। सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है, जिसकी मदद से चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट के अंदर मूव करता है, ठीक है। पिछले क्लासेस में इसे एक क्लास पीछे अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग समझ पाए थे कि जो सेल होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होते हैं वो अगर पर यूनिट टाइम पे जो अगर वर्क करे तो उसी को हम लोग पावर भी कहते थे, ठीक है। जिसमें कि हम लोग अलग अलग इक्वेशंस को वहाँ समझ पाए थे। लेकिन आज हम लोग को समझना है बैटरी के एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये तो समझ लो कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग बैटरी या सेल कहते हैं। ये करता है क्या है, ये केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसका मदद हम लोग लेते हैं अपने डिवाइस को ऑपरेट करने पे। ये केमिकल एनर्जी पे काम कैसे करता है उसको भी समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सेल का फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये सेल का बॉक्स है, ठीक है, ये बैटरी बना हुआ है। इसके अंदर होता क्या क्या, सबसे पहले तो ये हम लोग को जानना होगा कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको कि प्लस और माइनस के रूप में हम लोग समझेंगे, ठीक है। कैथोड वाला जो टर्म होता है जिसको कैथोड कहेंगे, ये हमारा प्लस टर्मिनल के साथ होगा, और एनोड वाला जो टर्म होगा वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगा, ठीक है। इस बैटरी के अंदर लिक्विड के फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है,
ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, लेड ऑक्साइड हो सकता है, ये अलग अलग होते हैं, जिसमें H++ और सल्फ्यूरिक सल्फेट नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। देखो, इस बैटरी के अंदर दो तरह का रिएक्शन होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन, और साथ ही साथ इसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है। हम लोग को पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए दो कंपोनेंट होते हैं, यानी दो ऐसे रिएक्शन जो साथ साथ होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी दोनों अगर साथ हो रहा है उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जो हम लोग आगे पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम लोग को ये समझना होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन के बाद जो है हमारा एनर्जी रिलीज होता है। यानी अगर हम बात करें कि रिएक्टेंस अगर हमारे पास है और उसके बाद रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्लस ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। यही एनर्जी हमारा अगर पृष्ठ टर्मिनल में है तो कैथोड पर आकर जमा होता है, और नेगेटिव फॉर्म में हो तो वो एनोड पर आकर जमा होता है। ठीक है, तो कैथोड पर जो वर्क करता है वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन के बाद जो एलिमेंट बनेंगे वो कैथोड पर आके जमा होगा, और जो हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए जो बनेगा वो आके हमारा नेगेटिव एनोड वाले टर्मिनल पर आकर जमा होगा। ठीक है, ये दोनों पर जमा होने के बाद इसमें क्या होता है कि हायर पोटेंशियल क्रिएट होता है और इसमें एक लोअर पोटेंशियल क्रिएट होता है। जैसे ही इसको हम किसी कंडक्टर या किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वैसे ही वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। फाइनली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से आकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हायर पोटेंशियल के पास आता है। लेकिन जैसे ही ये अंदर पहुँचता है तो अंदर आने के बाद ही इसकी कहानी बदल जाती है। कहानी क्या बदलती है, जब ये सेल से बाहर हुआ करता था तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट लागू होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें जो है नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पॉजिटिव की ओर आता है, यानी पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जो काफ़ी स्पीड से क्रॉस करता है। जितना हेवी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उतना ज़्यादा स्पीड के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ मिलने के लिए जाएगा, जो करंट की वैल्यूज़ को हम लोग समझते हैं। लेकिन बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो अमूमन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और वो जो मैकेनिकल रिएक्शन जो होता है बैटरी के अंदर वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैकेनिकल रिएक्शन होता है कैसे है, ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म। ठीक है, बैटरी भी अपने अंदर मैकेनिज्म करता है, कैसा केमिकल रिएक्शन करता है, जिसके वजह से जो है वहाँ स्ट्रॉन्ग एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसके कारण जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्वतः ये अपने नेगेटिव वाले पोल के पास पहुँच जाता है। यानी कुल मिलाकर ऐसे समझो, यहाँ से जितने भी नेगेटिव टर्मिनल हैं वो इस कंडक्टर और इस जो भी डिवाइस है वहाँ से होते हुए इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुँचता तो जरूर है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो हो जाती है इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इस रिएक्शन के कारण यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कई गुना ज़्यादा फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन की ओर आने के कारण यहाँ पर ये स्वतः जम जाता है, फिर ये वापस जाता है। मतलब ये इतना समझो कि यहाँ पर ये एनर्जी लेता है और जाके इस डिवाइस के ऊपर ये काम करता है, फिर घूम के ये आता है यहाँ पर, फिर ये एनर्जी लेता है, फिर ये करता है। ये प्रोसेस कब तक चलते रहता है, जब तक बैटरी के इलेक्ट्रोड पे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम लोग केमिकल लिए हो जितना उसके पास चार्ज है, जितनी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाता है फिर घूम के ले आता है। मतलब ऐसा समझो कि कहीं पर हमारा कोयले का एक खदान है, ठीक है, जहाँ पर मालगाड़ी के जो डब्बे हैं वो आते हैं, उस पर हम लोग कोयला भरते हैं, फिर ये जाता है, फिर यहाँ जहाँ पे एनटीपीसी होता है वहाँ डालता है, फिर ये खाली होकर फिर आता है, फिर यहाँ पर डालाता है, फिर ये लेके जाता है, फिर यहाँ काम करता है, फिर वापस आता है, फिर खाली होता है, फिर लेता है, फिर इस तरह से ये प्रोसेस क्या होता है, एक चलते रहता है। जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि सेल जो है वो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। वो यही मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि इस इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है केमिकल एनर्जी वो रिलीज होना चाहिए, वही केमिकल एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। चलो, ये तो बात हो गई बैटरी के बारे में, हालांकि हम लोग इसके नोट्स को भी देखेंगे। अब आते हैं एक नया टॉपिक्स पे, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है, मोटिव फोर्स भी कहते हैं। हालांकि इसमें फोर्स बोलकर वैसा कुछ है नहीं, ओल्ड कॉन्सेप्ट में इसको हिस्टोरिकल हम लोग नेमिंग कह सकते हैं कि
काफ़ी पुराने ज़माने में जो चीज़ बैटरी यहाँ पे कर रहा है उसको समझाने के लिए EMF वाला वर्ड यूज किया गया था। हालांकि अब आके हम लोग इसी चीज़ को कम बेसी पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में समझ रहे हैं। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया, यह समझाया कैसे गया कि ऐसे समझो कि बैटरी के मान लिया जाए ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल है, यहाँ से हम कोई ऑपरेटिंग या कोई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, बैटरी वगैरह कुछ है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, इसको कनेक्ट नहीं करते, मतलब ये जो की है ये ओपन की है, ठीक है। तो इसमें इस दोनों बैटरी के टर्मिनल के अंदर अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल लगाते हैं, ठीक है, तो वो पोटेंशियल के माध्यम से पता चलता है कि इसकी कितनी पोटेंशियल है, ठीक है। जो वोल्ट मीटर के माध्यम से हम इसके पोटेंशियल को क्रिएट करते हैं या समझते हैं, यानी एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो बिटवीन टू इलेक्ट्रोड सेल के बारे में समझाता है जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग EMF कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस की को यहाँ ऐड करते हैं, यानी इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं, तो अब यहाँ पे इस रेसिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल देखते हैं वो पोटेंशियल पिछले वाले जो बैटरी के बीच में जो पोटेंशियल था उससे ये कम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडक्टर है, वायर है, ये सभी में भी हमारा करंट का खपत हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग रेसिस्टेंस की बातें पिछले क्लासेस में पढ़े थे। तो यहाँ पर ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये EMF को हमेशा E से इंडिकेट करेंगे, ऐसा E से, तो ये जो है इससे लेस होता है, यानी EMF जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा टर्मिनल पोटेंशियल से, ठीक है। ये हमेशा ओपन सर्किट में होता है, तो ये क्लोज सर्किट में होता है। तो ये बेसिकली इस दोनों के बीच में डिफरेंस था। मान लिया जाए कि जैसे समझो कि इसके मान लिया जाए कि ये जो है ये 10 वोल्ट, ये प्लस में 10 मान है और इसका मान लिया जाए -3 में, तो इस दोनों के बीच अंतर क्या होगा, तो जो नेट EMF निकलेगा वो हमारा हो जाएगा V प्लस माइनस V के साथ जितना मान होगा, मतलब 10 माइनस 3, यानी कुल मिला के कहें तो 13 वोल्ट हो गया इसके लिए हमारा क्या EMF। 13 क्यों हो गया, क्योंकि इसको -3 से 0 बनने के लिए 3 यूनिट आना पड़ेगा और इसको 10 से 0 बनने के लिए 10 यूनिट आना पड़ेगा, तो यानी कुल मिला के कितना वर्क हो गया, यहाँ पर जो पोटेंशियल है यहाँ पर है वो 13 है, ठीक है। तो एक बात और समझ में आ जाना चाहिए कि EMF का यूनिट वही होता है जो पोटेंशियल का था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जिसको के लिए हम लोग वोल्ट यूज करते थे, या वोल्ट को ही हम लोग जूल पर कूलम कह रहे थे, ठीक है। तो जूल पर कूलम भी इसका एक यूनिट हो गया, या इसको ही हम लोग वोल्ट के रूप में समझ सकते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बैटरी ओपन सर्किट में समझा पा रहे हैं तो उसी को हम लोग EMF कहेंगे। हालांकि इसके नोट्स में भी हम तुमसे बात करेंगे, इसका नोट्स भी तुमको बाकायदा दिखाएंगे। चलो एक और टॉपिक्स है जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, उसको समझ लेते हैं। मान लिया जाए कि हम यहाँ एक सर्किट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट नापने के लिए आमीटर को लगा लेते हैं, एम्पियर मीटर को, और यहाँ पर हम लोग रेसिस्टेंस लगाते हैं जिससे क्रिएट करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये एक क्लोज सर्किट है, यहाँ पे प्लस माइनस है जो 12 वोल्ट की बैटरी को यहाँ कनेक्टेड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो अगर हम लोग समझें कि इसके लिए 4 ओम का रेसिस्टेंस है, तो R का मान 4 ओम हो गया, ठीक है, 4 ओम है, और V का भी मान हमारे पास 12 है, 12 वोल्ट है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। तो V/R होगा तो 12/4 इक्वल टू कितना हो गया, 3, यानी यहाँ पर जो मान हो गया ये 3 एम्पियर हो गया, ये 4 ओम हो गया। तो इस दोनों के हिसाब से 4 या 12, यानी इसकी जो पोटेंशियल होगी यहाँ पर ये 12 बताएगा। लेकिन ये सिर्फ कैलकुलेशन तक ही सही है, कैलकुलेशन तक ही हम लोग इसको कह सकते हैं, मतलब ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं, अगर हम 12 वोल्ट का लगाए हुए हैं तो हमको यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो 12 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है, मतलब अगर हम ऑब्जर्विंग करें इसको, अगर हम लोग बाकायदा लैब में अगर हम बैठ के इसकी रीडिंग को अगर पता करते हैं, तो मान लिया जाए A का मान अगर 2 एम्पियर आ जाता है, ठीक है, 2 एम्पियर है I का मान 2 एम्पियर है, तो V का जो मान हो गया वो 4 वोल्ट हो गया, क्योंकि 2 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर ये 8 वोल्ट के रूप में वर्क कर रहा है, और इसमें करंट जो है वो 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि रेस्ट वैल्यू कहाँ चला गया, जो हमारे पास टोटल 12 वोल्ट हुआ करता था बैटरी का, वो तो अपना रीडिंग 8 वोल्ट बता रहा है, तो बाकी का 4 वोल्ट कहाँ चला गया, तो बाकी का 4 वोल्ट जो है ये बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस में चला गया। क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन की बात हम तुमसे कह रहे थे शुरुआत में, तो ये समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन में भी तो एनर्जी का लैप्स होता है, एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, वहाँ कॉलिजन होता है, वहाँ एनर्जी लैप्स करता है, तो वो एनर्जी आएगा कहाँ से, तो ये एनर्जी उसी सेल का होता है जो कि यहाँ पे वो लैप्स करता है। यानी प्रत्येक सेल के अंदर अपना एक रेसिस्टेंस होता है जिसको इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर ये इंटरनल रेसिस्टेंस
जिसको कि हम स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं, अगर ये ग्रेटर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब वैसी स्थिति में ये बैटरी जो है ज़्यादा एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाता है। अमूमन हम लोग देखते होंगे कि काफ़ी दिन तक मोबाइल या कोई ऐसा डिवाइस जिसमें बैटरी लगा हो और वो यूज़ कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या करता है, चार्ज करने के बाद भी वो सप्लाई नहीं दे पाता है, तो हम कहते हैं बैटरी ख़राब हो गया। एक्चुअली बैटरी ख़राब हो गया इसका मतलब है कि बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसका वैल्यूज़ बढ़ गया है। अगर किसी भी बैटरी में अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाए तो उसकी जो एनर्जी देने की जो क्षमता है, जो प्रोसेसिंग है, वो कम हो जाता है। यानी तुमसे हम ये कहें कि फॉर ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल, अगर एक नया प्रिपेयर्ड सेल है, द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस इज़ वेरी लो, बट as the cell is the put more and more use, its internal resistance goes on the increasing। मतलब जैसे जैसे अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसके वजह से यहाँ पर ये मान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। इसके भी नोट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी अगर यहाँ पर 4 वोल्ट जो चेंज हो रहा है, तो ये जो रेसिस्टेंस है, ये हमारा जो मान है, ये काम कर रहा है रेस्ट 4 वोल्ट का। तो 4 वोल्ट कैसे हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 ये वोल्ट हो गया, तो 4 और यहाँ 4 दूनी 8, 8 4 कितना हो गया, 4 वोल्ट प्लस ये 12 वोल्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, यानी रेस्ट जो वैल्यू है वो सेल के अंदर ही अपनी एनर्जी को वो लैप्स कर रहा है। चलो अब हम लोग नोट्स पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड इन द सर्किट, इट डिवाइस द चार्ज इन द सर्किट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज termed as current. When the current flow through the cell, the electrolyte offers resistance to the flow of current. It is because of the fact that ions have the move against the background of their ions and the neutral atoms. ठीक है, the resistance offered by the electrolyte of the cell when the electric current flow through it is known as the internal resistance of the cell. It is denoted by R. इसका ये नोट्स हो गया। ठीक है, आओ EMF के बारे में देख लेते हैं। The potential difference between the two poles of the cell is an open circuit. ये open circuit when no current is drawn from the cell, it is called electromotive force, EMF of the cell. EMF of the cell is also defined as the energy supplied by the cell to drive the unit charge around the complete circuit. It is denoted by E. ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो हम लोग बात करते थे W/Q, तो एक यूनिट चार्ज को कंप्लीट करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल है। तो यही पोटेंशियल अगर ओपन सर्किट पर हो तो इसी को हम लोग EMF कहना शुरू कर देंगे। देखो यहाँ ये दोनों फिगर हम लोग प्लॉट करेंगे। ये अगर ओपन सर्किट है तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगा ये इंटरनल रेसिस्टेंस है R, और ये हमारा सेल हो गया प्लस माइनस। ठीक है, तो इसके लिए जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा उसी को हम लोग EMF कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको क्लोज कर देते हैं तो अब जो इसके अंदर जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगा इसी को हम लोग पोटेंशियल कहेंगे। ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। यहीं पर हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल भी इसको समझ सकते हैं कि यही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा, और ये वाला जो सिचुएशन है इसी को हम लोग EMF के रूप में जानेंगे। चलो देखोगे, अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इन टर्म ऑफ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल के फॉर्म में हम लोग को इंडिकेट करता है। ये एक सेल है, इसका ये इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है जिसका रेसिस्टेंस R है। ये ओपन सर्किट है, बाद में हम इसको क्लोज भी करेंगे जैसे EMF के बारे में हम लोग समझेंगे उस समय। ठीक है, चलो लेट अस कंसीडर ए सेल ऑफ द EMF E, इंटरनल रेसिस्टेंस R कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। एक बात ध्यान रखना होगा कि ये दोनों रेसिस्टेंस हमेशा सीरीज फॉर्म में होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ द डिवाइस जो है वो हमेशा सीरीज फॉर्म में होगा। एंड एक वन वे की लगा हुआ है। ए वोल्ट मीटर भी ऑफ हायर रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द पोल ऑफ द सेल। बैटरी के सेल पे एक हायर पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए वोल्ट मीटर भी लगाए हुए हैं। व्हेन द सर्किट इज़ ओपन, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। जब ये ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? व्हेन द की इज़ क्लोज द सर्किट इज़ करंट फ्लो। जब ओपन है तो कोई करंट नहीं, जैसे ही क्लोज होगा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट आई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर ऑफ द सेल एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर इन द सीरीज। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस R, कैपिटल R प्लस
स्मॉल आर ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया, ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल हो गया। तो ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल टू I जानते हैं, V इक्वल टू आर आई जानते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या जानेंगे, V बाय आर जानेंगे। तो देखो यहाँ जब ओपन सर्किट है तो यही V हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, E में, और वैसे स्थिति में इस सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस आर, तो R प्लस आर लिखेंगे। दैट्स वाई हम लोग I इक्वल टू E बाय आर प्लस आर समझेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो E इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू इतना, I से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये VI है, ये हमारा जो है वो RI ही हमारा पोटेंशियल कहलाता है फॉर क्लोज सर्किट, ठीक है, ये लिख दिए, ठीक है। V का भी मान हमारे यहाँ से निकल गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा EMF से कम होता है, ठीक है। इसका वैल्यूज़ क्या होगी, EMF से ऑलवेज कम होगी, ये ध्यान रखोगे। द टर्मिनल पोटेंशियल V इज लेस देन द EMF ऑफ द सेल। अगर I इक्वल टू 0 यानी करंट अगर फ्लो नहीं हो रही हो तो उस सिचुएशन में I इक्वल टू 0 होगा, तो ये टर्मिनल 0 होगा, V और E इक्वल हो जाएगा। यानी ओपन सर्किट में जो V है वही हमारा E है, लेकिन जैसे ही ये सर्किट क्लोज होता है तो V का मान अलग और E का मान अलग अलग होना शुरू हो जाता है, और V जो है वो हमेशा E से कम होता है। चलो V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो I का मान हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, E बाई आर प्लस आर, E प्लस आर बाई आर हम लोग पुट किए हुए हैं, R यहाँ E बाई आर प्लस आर, ठीक है। इसको R प्लस आर यहाँ रखेंगे तो V हमारा यहाँ होगा। चलो इस पे देखते हैं, अगर हम इस स्मॉल r को अकेला करेंगे, हमको इंटरनल रेसिस्टेंस पता करना है, तो E R बाई V माइनस क्या हो गया R, तो R इक्वल टू अगर हम कॉमन लेते हैं R तो E बाई V माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने का इक्वेशन हो गया। यानी हम यहाँ पे इसको लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि इट इज़ एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल resistance of the cell in terms of EMF and terminal potential difference V, ठीक है। ये रेसिस्टेंस जो है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो हमारा EMF और टर्मिनल पोटेंशियल के रूप में इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर स्मॉल r इक्वल टू R इंटू E बाई V माइनस 1, ये इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। यानी सेल की संख्या 2, 3, 4 हो जाए तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो उसकी मेनली दो कॉम्बिनेशन पे तुम्हारे सिलेबस में दिए हुए हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिस पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे।